नेशनल इनकम में लिखो। तीन मेथड होते हैं नेशनल इनकम में। एक हमारा इनकम मेथड, दूसरा कौन सा होता है, एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड वन होता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। ये तीन मेथड होते हैं। इसमें इनकम मेथड समझाऊंगा, इस चैप्टर की होती है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स की, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें इनकम मेथड बताऊंगा। देखो, इनकम मेथड में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमसे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, सबसे पहले हमारा एनडीपी एट एफ सी निकल के आता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे हमारा निकल के क्या आएगा, सबसे पहले आंसर एनडीपी एट एफ सी। एनडीपी एट एफ सी का मतलब पता है? एन का मतलब नेट, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, और एफ का मतलब फैक्टर कॉस्ट। अब ध्यान रखना, एक होता है हमारा एनएनपी एट एफ सी, ये मैंने कल भी बताया था, इसे कहते हैं नेशनल इनकम। एनएनपी एट एफ सी क्या होता है, नेशनल इनकम। और एनडीपी एट एफ सी होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम। अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछ ले कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, इसका मतलब क्या निकालने को कह रहे हैं, एनडीपीएट एफसी। और नेशनल इनकम इसका मतलब एनएनपीएट एफसी। ठीक है। अब कुछ भी कहें, इनकम मेथड में सबसे पहले क्या निकल के आएगा, लेकिन एनडीपीएट एफसी। अब कैसे निकलता है ये? एनडीपीएट एफसी निकालने के लिए पांच चीजें प्लस कर दो। इसके लिखो पी प्लस आर प्लस आई प्लस एम प्लस ई। पांच चीजें प्लस कर देंगे अगर हम, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा इनकम मेथड से, एनडीपीएट एफसी। इसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या दिया, प्राइम। प्राइम नंबर पढ़ोगे ना बचपन में, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कह दिया, प्राइम। अब देखो, पी का मतलब होता है हमारा प्रॉफिट्स। पी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट्स। आर का मतलब होता है रेंट एंड रॉयल्टी। आर का मतलब होता है रेंट एंड रॉयल्टी। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। आई का मतलब इंटरेस्ट। एम से होता है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम भी कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, तो वो भी हमारी क्या होती है, मिक्स्ड इनकम। और ई से हमारा आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर ये पांच चीजें प्लस कर देंगे, तो हमारा इनकम मेथड से क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपीएट एफसी। ठीक है। अब देखो, कभी कभी ना हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं देता, प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं देता, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स कर देते हैं। अगर हमें डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं दे तो इनमें से कोई चीज दे रखी होगी, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग या कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स को शेयर के बदले मिलता है। ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, जो कंपनी का सरप्लस पैसा होता है उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है। हो सकता है तीनों चीजें ना दे, कोई दो चीजें दे दे, तो अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो ये प्लस करके हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग, दो चीजें दे रखी है, जैसे डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, तो रिटेन्ड अर्निंग को जीरो ले लो। ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग का कभी कभी ना क्वेश्चन में एक और नाम यूज कर रखा है, इसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग की जगह, इससे हम सेविंग्स भी कह सकते हैं। रिटेन अर्निंग की जगह क्वेश्चन में कभी कभी हमें क्या दे रखा होगा, सेविंग्स। तो ध्यान रखना, ये भी हमारा क्या होगा, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। या फिर इसका कभी कभी एक और नाम यूज करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉफिट है तो यहाँ पे ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैसे ऐड कर दिया। ध्यान रखना है, इसमें क्या प्रॉफिट से पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड लिखा था, नहीं। प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है तो वो भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग का ही दूसरा नाम क्या है, सेविंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। रेंट एंड रॉयल्टी एज इट इज दे रखा होता है, इंटरेस्ट हमें एज इट इज दे रखा होता है। यहां तक समझ आया? इसके बाद अगर मैं इन तीनों चीजों को प्लस कर दूं, अगर मैं इन तीनों चीजों को प्लस कर दूं, इसे मैं कहता हूं आर प्लस आई प्लस पी। रेस्ट इन पीस होते हैं ना, जैसे आर प्लस आई प्लस पी। आर का मतलब क्या हुआ, रेंट एंड रॉयल्टी, देख लो पहले। आई का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट। और पी का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। अगर मैं इन तीनों चीजों को प्लस कर दूं तो इसका मतलब ये हमारा कहलाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब सपोज करो हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, इसका मतलब रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो मैं इसे दोबारा कंसिडर करूंगा क्या, नहीं करूंगा। समझ आया? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कभी कभी नहीं दे रखा होता है, तो उसे हम कैसे निकालते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के लिए हम वेजेस एंड सैलरीज में प्लस कर देते हैं एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का ऐड नहीं करेंगे, किसका ऐड करेंगे,
एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, किस में ऐड कर देंगे, वेजेस एंड सैलरीज में, अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रहा। समझ आया? कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, ऐसा भी हमने देखा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दे दिया और वेजेस एंड सैलरीज भी दे दिया। तो जब हमें ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, तो वेजेस एंड सैलरीज को क्या कर देना, इग्नोर कर देना। समझ आया? या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या कर देना, इग्नोर कर देना। ठीक है, तो ये फटाफट से लिख लो इसे इनकम मेथड में। अभी एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम इनकम मेथड से करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, NNP8FC। इनकम मेथड से करते हैं। हमें क्या दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर मेथड में यूज होता है। नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड। चेंज इन स्टॉक भी एक्सपेंडिचर मेथड में यूज होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमारा किस में यूज होता है, इनकम मेथड में। रेंट भी, इंटरेस्ट भी। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है, RIP, रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के दे रखा है। अब देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस है, मतलब रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिला के दे रखा है 720, और रेंट अलग से भी दे दिया है, इंटरेस्ट अलग से भी दे दिया है। तो इस रेंट को और इस इंटरेस्ट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूडेड होगा ना। समझ आया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स से रखा है, ये तो जो FC से MP पे जाता है और MP से FC पे तब यूज होता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉय का होता तो ऐड नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो ऐड होएगा। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पर ना हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑलरेडी दे दिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑलरेडी 1900 का दे दिया। अगर नहीं देते तो वेजेस एंड सैलरी में ऐड करते हैं एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी दे रखा है, तो कुछ होगा इसका, नहीं। 1900 में 100 रुपए क्या होगा, ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। ठीक है। नेट एक्सपोर्ट इनकम मेथड में होता है NFIA। ये होता है जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है या नेशनल से डोमेस्टिक। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंडिचर मेथड में। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दूसरा नाम किसका होता है, डेप्रिसिएशन। फटाफट से निकालो NNP8FC। पहले क्या निकल के आएगा इनकम मेथड से, NDP8FC, फिर NNP8FC पे पहुंच जाना। तो इसका एक बार आंसर बता देना, NDP8FC कितना आ रहा था, 2620। ठीक है। और NNP8FC हमारा आ जाएगा 2600। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना, NFIA प्लस किया होगा। ठीक है। अगर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड होता तो प्लस की जगह क्या होता, माइनस होता, ध्यान रखना। ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन देखो, इसे भी इनकम मेथड से करो। नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है बाय इनकम मेथड। आंसर है 670। सबसे पहले प्राइम में NDP8FC निकलेगा इनकम मेथड से, तो उसके लिए सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 250, प्लस मिक्स्ड इनकम के लिए हमें दे रखा है 50। फिर हमारा यहाँ पर रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ये सब दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 100, 200 और 50, प्लस 100, 200, 50। ये कितना आ रहा था, तो 600, 650, ये आ रहा था। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, NNP8FC। जिसको निकालना होता है ना फाइनल आंसर, उसको लेफ्ट हैंड साइड रखना, और जिससे निकालना है उसे राइट हैंड साइड। NDP8FC से निकलेगा, तो NDP8FC नेट से नेट पे जाने में कुछ नहीं होगा, डोमेस्टिक से नेशनल जाने पे प्लस होगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो 650 में प्लस हो जाएगा, NFIA कहाँ दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस कर देंगे 20, तो आंसर विल बी 670। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, मतलब रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है। हाँ, एक तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल, इंटरेस्ट को तो कंसीडर करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को लिख लेना इग्नोर करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। दूसरी बात, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड है। फ्रॉम अब्रॉड प्लस होता है, टू अब्रॉड क्या होता है, माइनस होता है। अब देखो, सबसे पहले हमारा क्या निकल के आएगा, NDP8FC। कैसे निकलेगा वो, ऑपरेटिंग सरप्लस 500 दे रखा है, प्लस, हाँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है, 1000, और मिक्स्ड इनकम कितनी दे रखी है हमें, 600। ये कितना आया था, 2100।
अब इसके बाद क्या निकालेंगे, जीएनपी एट एफ सी। तो जीएनपी एट एफ सी को लेफ्ट हैंड साइड रख दो, कहाँ से निकलेगा, एनडीपी एट एफ सी। नेट से ग्रॉस पे जाना है, क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करेंगे, प्लस एनएफआई। एफसी से एफसी पे जाने के लिए तो कुछ नहीं होगा, तो 2100 में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होता है डेप्रिसिएशन 40, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की जगह क्या है, टू एब्रॉड है। फ्रॉम एब्रॉड प्लस होता है, टू एब्रॉड क्या होगा, माइनस, तो -20। तो ये आ रहा है 2120 फाइनल आंसर। ठीक है। अगर हम इनकम मेथड देखें तो सबसे पहले हमारा एनडीपी एट एफ सी आता है। एनडीपी एट एफ सी कैसे कैसे निकलेगा, मिक्स्ड इनकम प्लस होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी प्लस होता है, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 350, रेंट 100, और इंटरेस्ट भी होगा। तीनों चीजें होगी ना, 350, 100 और 150, कितना रहता है ये, 600, 1100, 1500 आ रहा होगा। ठीक है। अब निकालना क्या है, ये आ गया था एनडीपी एट एफ सी 1500। सबसे पहले ये निकलता है ना इनकम मेथड से, एनडीपी एट एफ सी, पांच चीजें प्लस करके, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस करके। हमें निकालना क्या, लेकिन जीएनपी एट एमपी, जिसको निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो, जिससे निकालना है उसको राइट हैंड साइड। अब नेट से ग्रॉस पे रहेंगे, क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे रहेंगे तो प्लस करेंगे एनएफआईए। और एनएफआईए नहीं दे रखा हो तो फीफा माइनस फीटा करते हैं। और एफसी से एमपी पे जाते हैं, क्या करते हैं, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा हो तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करते हैं। अब देखो, ये हमारा 1500 आ रहा था, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 120, प्लस एनएफआईए कितना है हमारा, -20, तो प्लस माइनस -20 हो जाएगा। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, ये रहा 100, तो ये हो जाएगा +100, तो 1700। आंसर कितना है, 79। आगे इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, वो भी आ गया। एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा क्या निकल के आता है, जीडीपी एट एमपी आता है। क्या क्या प्लस करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये कितना आ रहा है हमारा, जीडीपी एट एमपी 1720। ठीक है। उसके बाद निकालना क्या था, जीएनपी एट एमपी। तो जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। अब ग्रॉस से ग्रॉस तो सेम रहेगा, डोमेस्टिक से नेशनल में प्लस हो जाएगा एनएफआई, तो 1720 प्लस एनएफआई शायद -20 था, तो ये हो जाएगा 1700। ठीक है। और ये 1720 आया होगा हमारा 900, प्लस नेट डोमेस्टिक है तो इसको ग्रॉस में कन्वर्ट कर लिया होगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को। ठीक है ना। इसमें क्या प्लस किया होगा, डेप्रिसिएशन प्लस करके, ये कर लिया था ना। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आ गया था 1720, और फिर हमारा फाइनल आंसर आया 1700। दोनों का आंसर मैच कर रहा है। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, जीडीपी डिफ्लेटर। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू भी आता है। अभी डिफ्लेटर की बात हो रही है सिर्फ। जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, और जिसमें भी इनटू 100 होता है वो हमारा आंसर आता है परसेंटेज। समझ आया। जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए कह दें तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड, बताओ, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा होता है रियल जीडीपी, मतलब बेस ईयर जीडीपी। बेस ईयर जीडीपी मतलब जिस दिन हमने प्रोडक्शन शुरू किया है। नॉमिनल जीडीपी होता है हमारा करंट ईयर का जीडीपी, जिस साल हम जीडीपी डिफ्लेटर निकाल रहे हैं। ठीक है। अब जीडीपी डिफ्लेटर का दूसरा नाम होता है प्राइस इंडेक्स। कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं कि प्राइस इंडेक्स बताओ क्या होता है। तो प्राइस इंडेक्स पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है, जीडीपी डिफ्लेटर। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जीएनपी डिफ्लेटर बताओ, क्वेश्चन को घुमा देते हैं, कौन सा डिफ्लेटर बताओ, जीएनपी डिफ्लेटर। तो कुछ नहीं करना, नॉमिनल यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर था तो जीडीपी आया था, यहाँ पे आ जाएगा नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब याद कैसे करोगे, एन फॉर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ऊपर होता है, और एन फॉर नॉमिनल। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। लिख लो इसे फटाफट।
देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सैंपल पेपर 2018 में आया हुआ है। इसमें देखो क्या दे रखा है, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इमेजिनरी कंट्री। ईयर दे रखा है 2014-15, 15-16 और 16-17। नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 14-15 का 6.5, 15-16 का 8.4 और 16-17 का 9 दे रखा है। जीडीपी डिफ्लेटर दे दिया हमें, डायरेक्टली क्या दे दिया, जीडीपी डिफ्लेटर 100, 140 और 125। सबसे पहले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट है, फॉर विच ईयर इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी सेम। किस साल हमारा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी सेम है, सबसे पहले हमसे ये पूछा है। एंड वाई, ये भी पूछा है। अब ये हमसे पूछा है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कहाँ पे सेम है। तो नॉमिनल जीडीपी तो दे रखा है, लेकिन रियल जीडीपी सेम है कि नहीं है वो तो तब पता चलेगा ना जब रियल जीडीपी निकलेगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या था, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, यही होता है। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। क्या हम इससे रियल जीडीपी निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें, अगर हम 2014-15 का देखें, 2014-15 का जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, 100 है, इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी कितना है, नॉमिनल जीडीपी 6.5, 6.5 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, रियल जीडीपी। करो इसे, कितना आ रहा है, ठीक है, और इंटू 100। तो कैसे निकलेगा, रियल जीडीपी इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ, मैथ्स तो आती है ना इतनी बेसिक मैथ्स तो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इज इक्वल टू 6.5 इंटू 100 है, डिवाइडेड बाई ये नीचे आके क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 100। तो 100 से 100 कट गया, कितना आ रहा है 6.5। आंसर तो वैसे हमें यहीं पे पता चल गया, क्योंकि नॉमिनल भी कितना है 6.5 और रियल भी कितना आ गया 6.5। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। इसके बाद 2015-16 का कैसे निकलेगा, नॉमिनल है 8.4 और डिफ्लेटर कितना है 140। तो 140 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 140 डिफ्लेटर है और 8.4 नॉमिनल है, तो 140 इज इक्वल टू 8.4 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। सॉल्व करो इसे, अगेन रियल जीडीपी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 8.4 इंटू 100 और ये 140 कहाँ आ जाएगा नीचे। कितना आ रहा है आंसर 6। तीसरे साल का कितना निकला 2016-17। इसमें कैसे करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर 125 इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी 9 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी निकालना है इंटू 100। तो रियल जीडीपी कैसे आएगा, 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12.5, कितना आ रहा है 7.2 आ रहा है। तो देखो हमारा 2014-15 में कितना आया था 6.5, 2015-16 में 6 और 2016-17 में 7.2। तो यहाँ पर अब लिख दो, यहाँ पे रियल जीडीपी, यहाँ पे आया था हमारा 6.5, यहाँ पे आया था 6 और यहाँ पे आया लास्ट में 7.2। किस साल का मैच कर रहा है, बिल्कुल ठीक। 2014-15 का रियल भी 6.5 है जो अभी है, और नॉमिनल भी कितना है 6.5, मैच कर रहा है। क्या यहाँ पे मैच कर रहा है, 2015-16 ये 8.4 था नॉमिनल और रियल कितना आया था 6, मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर 2016-17 का 9 और 7.2 मैच नहीं कर रहा, तो कौन से साल का कर रहा है 2014-15। लेकिन आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आगे 2014-15 का। ये तो समझ आ गया कि 2014-15 का रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी सेम है, लेकिन क्यों है लेकिन क्यों है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जो भी हमारा सबसे ओल्ड ईयर होता है, जो भी हमारा सबसे पुराना ईयर होता है, ठीक है, सबसे लास्ट ईयर होता है क्वेश्चन में जो भी हमारा लास्ट ईयर होता है उसे हम मानते हैं बेस ईयर। क्या मानते हैं, बेस ईयर। बेस ईयर में हमारा हमेशा रियल जीडीपी किसके बराबर आता है,
नॉमिनल जीडीपी। तो रीजन क्या होगा कि क्यों हमारा 2014-15 में इक्वल है, क्योंकि 2014-15 सबसे पुराना ईयर है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और सबसे पुराना ईयर जो क्वेश्चन में होता है वो क्या होता है, बेस ईयर। समझ आया? और बेस ईयर में हमेशा रियल जीडीपी किसके बराबर होता है, नॉमिनल जीडीपी। एक चीज सोचो ना, सिंपल सी, नॉमिनल जीडीपी आज की बात कर रहे हैं, ठीक है, और बेस ईयर हमारा स्टार्टिंग वाला है, ठीक है। तो 2014-15 में तो अभी कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं है, तो एक नोट लिख लेना, इन बेस ईयर मतलब लास्ट ईयर, या इसमें लिख देना, इजी लैंग्वेज में करवा देता हूँ, ओल्डेस्ट ईयर एज पर क्वेश्चन, जिसे हम कहेंगे बेस ईयर, रियल जीडीपी विल बी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। ये पता है एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन, कि रियल जीडीपी बताओ कौन सा है और कौन से साल में इक्वल है, तो एमसीक्यू में भी आ सकता है। समझ आया ये आंसर? तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी किस साल सेम होंगे, बेस ईयर। बेस ईयर मतलब ओल्डेस्ट ईयर। हम्म, रीजन में ये इन बेस ईयर रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पर कह रहे हो एंड वाई, ये वाला, इसमें ये आएगा बिकॉज 2014-15 इज द बेस ईयर। इसमें वाई का आंसर आएगा बिकॉज 2014-15 इज बेस ईयर। और बेस ईयर में हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये पूछा था ना कि किस साल इक्वल है, पहले तो पता चला 2014-15 में, फिर वाई क्यों है, क्योंकि बेस ईयर में, इसका नोट मैंने लिखवा दिया, क्योंकि बेस ईयर में नॉमिनल जीडीपी हमेशा किसके बराबर आता है, रियल जीडीपी। हाँ, अगर एमसीक्यू में कैलकुलेट करके पूछा है, जैसे इस बार तो रियल जीडीपी दे नहीं रखा था तो कैलकुलेट करना था, लेकिन अगर दे रखा हो तो फिर तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। या फिर एमसीक्यू में पूछ ले कि किस साल रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी सेम होगा, तो बेस ईयर। हम्म, हाँ, नहीं यहाँ पर, अच्छा ये कह रहे हो यहाँ पे फॉर विच ईयर, कैलकुलेट करके दिखा दिया है इन्होंने आंसर में, ठीक है। क्योंकि देखो पहले तो हम ये दिखाएंगे ना कि हमारा एक्चुअल आंसर कितना आ रहा है, 6.5, फिर हम बता देंगे कि क्यों आ रहा है। नहीं, 3-4 नंबर में तो नहीं हो सकता, 2 से 3 नंबर में आ जाएगा, तो उसमें लेकिन मार्क्स इस चीज के देंगे कैलकुलेशन, ठीक है। और नीचे देखो दे भी दिया यहाँ पर, कैलकुलेट रियल जीडीपी फॉर द गिवन ईयर्स, ठीक है। नीचे पूछ भी लिया कि रियल जीडीपी निकालो। पेपर में अगर सपोज करो एमसीक्यू आ रहा है तब तो निकालना मत, अगर ये पूछा है कि किस साल इक्वल है। लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछे तब भी निकाल आना, ठीक है। नहीं पूछे तब भी 1 मिनट लगेगा, सेफ्टी पॉइंट के लिए, कभी मार्क्स कट जाए, निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रियल जीडीपी निकाल दिया। इज देयर एनी ईयर फॉर विच रियल जीडीपी फॉल्स, कोई ऐसा साल है जिस साल हमारा रियल जीडीपी फॉल कर रहा है। यहाँ पर रियल जीडीपी 6.5, 6.5 से यहाँ पे 8.4 और 6, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कितना आया था, 9, और ये कितना आया था, 7.2। अब हमसे पूछ रहा है इज देयर एनी ईयर जिसमें रियल जीडीपी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, 2015-16। कैसे होएगा, हाँ, हम्म, देखो ये मैं बताऊँ, ठीक है, सही बताया। देखो इसे ऐसे कर लेंगे, रियल जीडीपी 2014-15, 2015-16 और 2016-17। 2014-15 में कितना आया था, 6.5। 2015-16 में कितना आया था, 6 आया था, और फिर आया था 7.2। 6 आया था और 7.2, यही आया था। और क्वेश्चन में नॉमिनल पूछ रहा है क्या, नहीं, क्वेश्चन में पूछा किस साल कौन सा जीडीपी फॉल कर रहा है, रियल वाला, तो सिर्फ रियल को देखेंगे ना। अब यहाँ से यहाँ हमारा क्या हो गया, फॉल हो गया। क्या यहाँ से यहाँ फॉल हो रहा है अगले साल, नहीं, बल्कि बढ़ रहा है। 6.5 से 6 फॉल हो रहा है ना, लेकिन 6 से 6 अगले साल अगेन क्या हो गया, 7.2 बढ़ गया। तो किस साल फॉल कर गया, 2015-16। समझ आया? तो इन ईयर 2015-16 रियल जीडीपी फॉल्स। हम्म, रीजन होगा इन्फ्लेशन, अगर वाई आ जाए, ठीक है, लिख लो इसे। इफ इन एनी ईयर रियल जीडीपी फॉल्स
देन इट्स रीजन इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो पता है ना, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, प्राइस बढ़ जाना। और ये प्रैक्टिकली होता भी है। जब भी देश में प्राइस बढ़ जाता है, इकोनॉमी में जीडीपी क्या करता है, फॉल कर जाता है, रिसेशन आ जाता है ना एक तरह से। समझ आए? ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि रियल जीडीपी फॉल कर रहा है तो उसका रीजन क्या है। तो रीजन अगर एमसीक्यू में भी आ जाए तो क्या होगा, इन्फ्लेशन।